हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ लड़के कमेंट किए थे कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वीडियो लेक्चर 7th में और लेक्चर 6th में, तो उसका सलूशन जानना चाह रहे थे बच्चे। तो हम लेक्चर 6 में ये क्वेश्चन दिए हुए थे, दिस लूप इज मूविंग आउट विथ ए वेलोसिटी v। दिस लूप इज मूविंग आउट विथ वेलोसिटी v। आपको ग्राफ प्लॉट करना है पावर डिसिपेशन और स्पीड में। तो व्हाट विल बी पावर डिसिपेशन? पावर डिसिपेशन आपको P जानना है, तो P के लिए आपको चाहिए I²R। ये क्वेश्चन लेक्चर से वीडियो लेक्चर 6 में दिया हुआ है। I कैसे निकालोगे बच्चों? I जानने के लिए आपको चाहिए E/R। और E कैसे निकालेंगे? E = BVL। बस हम ऐसे स्टेप वाइज जाते हैं। तो P = दिस इम्प्लाइज लिखते हुए, दिस इम्प्लाइज I के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? BVL बाई R होल स्क्वायर। ई के जगह पर लिखेंगे हम BVL बाई R। आई के जगह पर लिखेंगे BVL बाई R होल स्क्वायर इंटू R। तो दिस P = B² V² L² R²। एक R से R कैंसिल आउट हो गया। दैट इज P = B² L² अपॉन R इंटू V²। दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। ये आपका इक्वेशन आ गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अब इस बात को आपको समझना है। अब यदि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम है y = यदि हम P को y एक्सिस पर रखें और V को x एक्सिस में रखें, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। इस टाइप से है, यानी x² = 4ay। यदि हमको ग्राफ प्लॉट करना हो तो हमारा ये हो सकता है x² = कुछ कांस्टेंट इंटू y हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कितना होता है? इस टाइप का ग्राफ यदि जो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं उनको पता है x² यदि ये y है और ये x है, तो x² = 4ay या 4by, उसका ग्राफ इस टाइप से होता है। तो हमारा y के जगह पर क्या है बच्चों? y के जगह पर हम P है पावर, और x के जगह पर v है। तो P और v के बीच में ये ग्राफ प्लॉट हुआ ये। तो उसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही है वही आप लिखिएगा। अभी तो क्वेश्चन हमको याद नहीं है, 1 मिनट में देख लेता हूं। उसमें जो उसका ऑप्शन होगा मैं बता दे रहा हूं आपको। हाँ, तो ये अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है। बी का स्लोप इसी टाइप में आ रहा है। एक क्वेश्चन और भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये SCV का ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 9 रहा होगा। ऑब्जेक्टिव 3 देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव 3 में यू हैव गिवन दिस कंडक्टर और यहां पर एक वायर है और इसके बगल में एक लूप बना हुआ है। दिस लूप दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? लूप में करंट इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच इज ऑन। पहले हम स्विच को, यहां पर स्विच लगा हुआ है, स्विच इज ऑन, स्विच को ऑन कर दीजिए और फिर स्विच को ऑफ कर दीजिए। तो स्विच को ऑन करिए चाहे ऑफ करिए, करंट का डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट।
और ये यदि करंट का डायरेक्शन है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इसको आप पकड़िए, फिंगर को लेके जाइए, ऐसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसको आप पकड़ते हैं, फिर फिंगर को लूप के पास लेके जाते हैं, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप निकालते हैं, इसको आप पकड़ लीजिए इस ढंग से, थंब शोज द डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ये जो फिंगर है, फिंगर की जो कर्लिंग है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, इसको डॉट से लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जब आउटवर्ड हो गया, डॉट का मतलब आउटवर्ड, तो इसमें चूंकि करंट इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट में, जब स्विच को ऑन जैसे ही करिएगा, स्विच को ऑन करिएगा तो एकाएक करंट 2 एम्पियर नहीं होगा, करंट पहले बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है टाइम के साथ। करंट जब बढ़ रहा है तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड इस ढंग से होगा कि करंट के बढ़ने का विरोध करे। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स के बढ़ने का विरोध होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को घटना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड घटना है मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होना चाहिए, दैट इज इनवर्ड होना चाहिए। तो इनवर्ड के लिए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो जब स्विच आप ऑन कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिमिलरली स्विच को जब व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन एस इज ऑन, स्विच को ऑन किए तब ये कुछ समय के लिए ही ये करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। जब करंट कांस्टेंट हो गया, कुछ समय के बाद करंट, ये देख रहे हैं ना, करंट की वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ, बढ़ते बढ़ते कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट हो जाती है। तो जैसे ही करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया मतलब चेंज इन फ्लक्स जीरो, दैट इज अब ये करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टॉप में है व्हेन स्विच इज ऑफ, स्विच को हम ऑफ कर दिए, सर्किट हमारा वही है, हम बना दे रहे हैं दूसरे ढंग से, सर्किट इज सेम, सर्किट हमारा सेम है, सर्किट हमारा सेम है, यस। अब देखिए स्विच को जब हम ऑन किए, ऑफ कर दिए, तो स्विच को ऑफ करने का मतलब क्या है, करंट विल डिक्रीज, और यहां पर कॉइल है, करंट का डायरेक्शन तो वही है, करंट का डायरेक्शन वही है, एस इज ऑफ, एस को ऑफ किए, करंट का डायरेक्शन यही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, लेकिन चूंकि करंट इज डिक्रीजिंग, इस केस में क्या हुआ, इस केस में फर्स्ट केस में करंट क्या था, बढ़ रहा था, तो बढ़ने का विरोध हुआ आई के साथ टाइम। यहां पर क्या हुआ, करंट इज डिक्रीजिंग, करंट घट रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग, टाइम के साथ करंट घटने लगा, तो घट रहा है तो घटने का विरोध हो रहा, घट रहा है तो बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध, घट रहा है तो घटने का विरोध। तो इसका मतलब फाई इक्वल टू, मतलब करंट घट रहा है तो घटने का विरोध होना चाहिए। तो करंट के घटने का विरोध मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। ये आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दैट इज करंट। करंट क्या होगा, करंट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करेगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया है आपका कि फर्स्ट करंट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका ऑप्शन होगा, फर्स्ट करंट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 8 था, 2 क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करने के लिए दिया था। ये एससीबी के ऑब्जेक्टिव 1 थे। हम संडे को यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, संडे को यूट्यूब पर लाइव रहेंगे 9:30 बजे, संडे ना, ऑन संडे कितने बजे, 9:30 AM लाइव यूट्यूब। यूट्यूब पर हम क्या हो गए हम भाई, लाइव रहेंगे बच्चों।
इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप पूछ लेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू वगैरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो अभी जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं और ये अभी जो बता रहे हैं, ये लेक्चर 7th में हम ये क्वेश्चन आपको दिए हुए थे कि सॉल्व करके आप दीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, लेकिन आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। और एक लड़की जागृति ना केबी सहरसा से, उसने कमेंट बॉक्स में पूछा है इसका आंसर, तो बहुत अच्छी बात है। आप इतना इंटरेस्टेड रहेंगे, तो आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो हमारा भी पढ़ाने का मन करता है। देखो यहां पर ये कंडक्टर दिया हुआ है, दिस वायर, और रेजिस्टेंस है एंड वायर ए बी, हियर गिवन वायर ए बी, वायर ए बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वायर स्ट्रेट वायर ना हो करके क्या हो, सेमी कंडक्टर हो जाए, सेमी सर्कुलर वायर हो जाए। तो देखो बच्चों, ये यदि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें यदि हमारा सेमी सर्कुलर वायर है, ये सपोज दिस रेड कलर जो है सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर वायर होने पर भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम रहेगा तो करंट विल रिमेन सेम, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसमें रिमेन द सेम, ये आंसर बी होगा। पहले वाले का क्या आंसर था, अब इसके पहले जो बताए थे वो डी था आंसर। एक करंट, एक क्लॉकवाइज करंट पल्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज करंट पल्स। तो इस ढंग से आप बनाएंगे। और आज हम सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट कर दे रहे हैं, नया टॉपिक। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप बनाते रहेंगे। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन क्या है? देखो मान लो कि आपको एक कॉइल दिया हुआ है, सपोज आपको एक कॉइल दिया हुआ है और इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है। कॉइल में करंट, जैसे हमने बताया ना, जैसे ही स्विच को आप ऑन करिएगा करंट बढ़ना शुरू करिएगा। तो इट मीन्स आप देख रहे हैं करंट और टाइम के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें, दैट इज करंट इज चेंजिंग। तो जब करंट चेंज हो रहा है देन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो चेंज, क्योंकि B इज इक्वल टू यहां पर म्यू नॉट एन आई होता है। यदि करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ इस ढंग से प्रोड्यूस होता है कि करंट के बढ़ने का विरोध करे। यदि करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध करे, करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध करे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करे। यहां पर देखो बच्चों, यदि करंट यहां से हमारा इधर जा रहा है तो ये क्या है, आपका क्लॉकवाइज करंट है। सर इधर ऐसे क्लॉकवाइज डॉट डॉट है, सामने से दिख रहा है तो क्लॉकवाइज है। तो जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो ये साउथ पोल हो जाता है यहाँ पे। तो दिस साउथ पोल, जब दिस साउथ पोल तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा, केवल एक ही तरफ आप देखिए, एक साउथ पोल हो गया तो नॉर्थ पोल हो गया। और मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, देखो यदि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ईएमएफ इंड्यूस्ड इस ढंग से होगा कि करंट के बढ़ने का विरोध करे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड ये अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, दैट इज यहां पर साउथ होना चाहिए और ये नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ होने के लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्थ होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज ऐसे होना चाहिए। तो इट मीन्स ये इस ढंग से करंट इसमें फ्लो करेगा ऐसे। व्हाट इज दिस? दिस इज इंड्यूस्ड करंट, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। इस बात को जरा समझ लीजिए, इस बात को
अच्छे ढंग से समझ लीजिए। दिस विल द इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट हम दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा करंट जो दिखा रहे हैं, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। एक अलग पेन से हम दिखा दें इस करंट को, रेड पेन से, तो दिस इज इंड्यूस्ड करंट। और ये इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? करंट के बढ़ने का विरोध कर रहा है। सिमिलरली इफ करंट इज डिक्रीजिंग, मान लीजिए करंट हमारा क्या हुआ, घटने लगा, स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे करंट घटने लगा। तो जब करंट घट रहा है, चूंकि यहां पर करंट का डायरेक्शन तो वही है, वैल्यू भले ही घट रही है, करंट का डायरेक्शन तो वही है, वैल्यू घट रही है, तो घटने का विरोध होगा, यानी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट इज, ये साउथ पोल है तो ईएमएफ इस ढंग से हो कि यहां पर साउथ पोल हो और यहां पर नॉर्थ पोल है। इसका मतलब इफ करंट इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई? सेम डायरेक्शन में होगा। इफ करंट इज डिक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। इफ करंट इज इंक्रीजिंग तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें जो ये जो एडिशनल करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, इस कॉइल की प्रॉपर्टी की वजह से यहां पर जो ईएमएफ, एक एक्स्ट्रा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो क्वेश्चन पूछता है सेल्फ इंडक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, property of a coil by virtue of which it opposes any change in current through the coil। करंट में चेंज होने का विरोध करता है, दैट इज करंट के बढ़ने का विरोध करता है, करंट के घटने का विरोध करता है। तो इट अपोजेज द ग्रोथ आर डीके ऑफ करंट थ्रू इट, flowing through it। करंट के ग्रोथ होने का विरोध करता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और वो ईएमएफ करंट के, यदि करंट के ग्रोथ होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो ग्रोथ होने का अपोज करता है, यदि करंट के डीके के वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ है तो करंट के डीके का विरोध करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? इसके लिए देखो, मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल दिया हुआ है, सपोज वी हैव गिवन ए कॉइल, और इसमें करंट आई पास कर रहा है, करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। तो कंसीडर ए कॉइल, आप लिख सकते हैं कंसीडर ए कॉइल, कंसीडर करंट आई is flowing through the solenoid या क्वाइल, सोलेनॉइड कहिए या क्वाइल करिए, उसमें करंट कितना पास कर रहा है? उसमें आई करंट पास कर रहा है। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the solenoid, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है? देन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द solenoid इज डायरेक्टली proportional to the current through the solenoid,
थ्रू द सोलेनॉइड। आप लिख लीजिएगा, बात को आप समझ लीजिए। करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए। करंट ज्यादा रहेगा और बी किस पर निर्भर करता है? मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है, बी इंटू ए। तो आप देख रहे हैं ना, यदि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता है। तो इसी बात को हम लिखे हुए हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, आई आप लिख लेंगे, फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हम इसको मिटा दे रहे हैं। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां पर हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एल आई। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लिखेंगे एल आई, वेयर एल इज इक्वल टू, वेयर कैपिटल एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कैपिटल एल को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? डिफिनीशन आता है, ये डिफाइन कैसे करेंगे? इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यदि देन एल इज इक्वल टू व्हाट? फाई। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid या coil when a current of 1 ampere passes through it. आप लिखेंगे, the coefficient of self inductance of a coil is defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current flow through it. तो आप लिखिए इसको, self inductance is the magnetic flux. सेल्फ इंडक्टेंस क्या है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड या क्वाइल is the magnetic flux linked with the coil, linked with the solenoid या coil when unit current, ये 1 एम्पियर को हम क्या लिखते हैं? when unit current passes या flow through it, flow through बोल दो कि flow through it, when unit current flow through it, यूनिट करंट पास कर रहा है। यूनिट करंट पास करने से कितना? Self inductance of a solenoid या coil is the magnetic flux linked with the solenoid when unit current flows through it. 1 एम्पियर का करंट पास होने से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है? दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये आप लिख लेंगे ऐसे। ऑल्सो वी कैन राइट also d phi by dt, हमको पता है d by dt, फाई के जगह पर हम लिखेंगे l इंटू आई, तो d phi by dt को हम ये लिख सकते हैं, l को बाहर ले लेंगे तो di by dt करेंगे। तो इट मीन्स व्हाट? बट E इज इक्वल टू माइनस d phi by dt।
तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। आप लिखेंगे सिंस एल फाई इज इक्वल टू एल आई, अभी आप पढ़े थे फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। नाउ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो निगेटिव भी प्लस हो जाता है। अब यहां पर देखिए ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, दैट इज E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसको आप लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए, देखो बच्चों, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी कितना हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन एल इज इक्वल टू ई। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड या coil is the EMF induced in the solenoid या coil when current through the coil is changing with the rate of 1 ampere per second। तो इसको आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर लीजिए। तो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड या coil is the EMF induced in the coil, in the solenoid या coil, जो भी लिखना है, solenoid या coil is the EMF induced in the solenoid या coil when EMF induced, the self inductance is the EMF induced in the solenoid coil when the current is changing through it with the rate of, when the current is changing through it with the rate of unity, with the rate of unity या 1 ampere per second। The current is changing through it with the rate of unity, यानी यदि करंट किस when the current is changing through it with the rate of unity, यानी करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज करे, उस समय कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा सोलेनॉइड में, उसी का नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यही हम लिखवाए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कर दीजिए, is the magnitude of EMF induced in the solenoid coil when the current is changing through it with the rate of unity। देखो इसका यूनिट हेनरी होता है, द एसआई यूनिट the SI unit of self inductance is हेनरी। SI यूनिट इसका हेनरी है।
और भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे फाई इज इक्वल टू आपने एल आई लिखा है, तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, दैट इज वेबर अपॉन एम्पियर, ये भी एक यूनिट हो सकता है। ये भी आप लिखे हैं आल्सो, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल इज इक्वल टू आप लिखेंगे E अपॉन डी आई बाई डी टी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट यदि आप लिखेंगे तो यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट हो गया, देखो ऊपर हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा टाइम, तो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये यूनिट हो गया। अब एक चीज और देख लीजिए, 1 हेनरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेनरी, 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे वी हैव E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब देखो बच्चों, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड E इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन L इज इक्वल टू 1। अरे भाई ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 हेनरी होगी। तो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज सेड टू बी ऑफ 1 हेनरी इफ EMF ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट ऑफ यूनिटी। यदि यूनिटी 1 एम्पियर पर सेकेंड का करंट चेंज हो और उसके वजह से 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस्ड हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी है। तो 1 हेनरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखिए द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज सेड टू बी ऑफ 1 हेनरी if EMF of 1 volt is induced due to the change of current, due to the change of current with the rate of unity या 1 एम्पियर पर सेकेंड। यदि करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है और उसके वजह से EMF प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड 1 वोल्ट का हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया बच्चों, 1 हेनरी हो गया। तो ये 1 हेनरी का डिफिनीशन आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इस पर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए, डिस्प्लेड है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन 1, आप इसको नोट कर लीजिए, एंड देन क्वेश्चन 2। ओके, थैंक यू।